नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। अपने बेटे और बहू के रोज के झगड़े से परेशान होकर मनोहर जी अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगे। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, कितने नाजों से पालकर हमने बड़ा किया था अपने इकलौते बेटे को। कहते हुए वह रो पड़े और परंतु फिर सोचने लगे कि नहीं, यह कमज़ोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को बैग में रखा और अपने दोस्त को फ़ोन किया जो वृद्धाश्रम में रहते थे। भरे गले से उन्होंने बताया कि अब वह भी वृद्धाश्रम में रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उनका दोस्त रमेश जी स्तब्ध रह गए। उनके पास कुछ कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। मनोहर जी ने बस इतना ही कहा कि मैं रोज़ रोज़ की कलह से परेशान हो चुका हूँ और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। जिस समय वह अपना घर छोड़कर अपने बैग लेकर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू अपने कमरे में बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे। परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप यह सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं और ना ही उन्हें किसी ने रोकने की कोशिश की। रोज़ रोज़ की कलह से परेशान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान मनोहर जी वृद्धाश्रम पहुंच गए। थोड़े ही समय में वृद्धाश्रम में उनके बहुत से मित्र बन गए। वे सबका हाल चाल पूछते और बातें करते, सुबह और शाम एक्सरसाइज भी करते थे। धीरे धीरे मनोहर जी को वृद्धाश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा वृद्धाश्रम उन्हें सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज के कलेश से मनोहर जी का हृदय छलनी हो गया था। हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते थे कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ ना दिया जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना पानी की तरह बहाया था। एक दिन मनोहर जी वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। तभी वृद्धाश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। वृद्धाश्रम के लोग सभी इस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई बुजुर्ग इस वृद्धाश्रम में आया है जिसने ना जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू ले इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत जो शायद उसकी माँ थी, उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा। उस औरत की उम्र लगभग 65 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में कार से लगभग 30-35 वर्ष की एक महिला उतरी। उस औरत के हाथ में एक बैग था। उसने बैग उस बुजुर्ग महिला के हाथ में थमाया और उनसे कुछ बात करने लगी। वह बुजुर्ग महिला चुपचाप उस औरत की बातें सुन रही थी। फिर वापस वो दोनों कार में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्धाश्रम के बाहर कुछ देर वैसे ही खड़ी रही। फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्धाश्रम में अंदर आ गई। मनोहर जी को देखते ही अपने पल्ले से सर मनोहर जी को देखते ही अपने पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। तभी मनोहर जी के साथ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा,
आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई। फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। कैलाश बाबू बार बार उस महिला की ओर देखे जा रहे थे। उन्हें लगा जैसे कि मैं उसे जानता हूँ, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाए कि वह महिला कौन है। अक्सर मनोहर जी देखते थे वह महिला अपने पल्लू से आधे से ज़्यादा चेहरा छुपाकर रखती थी। एक दिन वह महिला जब बागवानी के काम में लगी हुई थी तो मनोहर जी इस समय टहलने के लिए बागवानी करते करते उस महिला के सर से पल्लू उतर गया। मनोहर जी की महिला का चेहरा देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। ना जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया। इस समय उनका एक मित्र भी उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रहे हो और इतनी गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद थे, लेकिन तुम नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, थोड़ा टहलने के लिए बाहर आया था। बस मैं आ ही रहा था। खाने के कमरे में बैठने के बाद मनोहर जी की नज़रें बार बार कुसुम जी को ढूंढ रही थी। उनसे पूछना भी चाहते थे, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहती थी कि वो अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश हैं, फिर आज ऐसा क्या हो गया? मनोहर जी उधर ही किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि 2 दिन पहले जो महिला वृद्धाश्रम में आई थी वह आज खाना खाने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि माताजी आज बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। परेशान भी क्यों ना हो, आखिर तो उनके बेटे ने उनके साथ ऐसा किया है। ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ ना करे। बार बार अपने घर को याद कर रही हैं। सुबह से अपने कमरे में रोए जा रही थी, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी का काम दिया गया है। यह सब सुनकर मनोहर जी का मन परेशान हो गया। जानना चाहते थे आखिर कुसुम जी के साथ ऐसा क्या हुआ है। इसलिए थोड़ी देर बाद में जो कुसुम जी के पास गए, मनोहर जी को अपने सामने खड़ा देखकर कुसुम जी थोड़ा परेशान सी हो गई। तभी मनोहर जी ने कहा कि मैं जानता हूँ आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस हालात में कैसे पहुँची? कुसुम जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। यह देखकर मनोहर जी और भी अधिक परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछें कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। क्या बूढ़े लोगों का कोई आत्मसम्मान नहीं? अपने ही विचारों में मशगूल मनोहर जी वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। अचानक उनका पैर एक क्यारी से टकराया और गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्धाश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी आप ठीक तो हैं ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? आपको पैर दिखाइए, चोट लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूँ। मनोहर जी कहते हैं, अरे नहीं, कुछ ज़्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया। इतना कहते हुए मनोहर जी प्रांगण में रखे बेंच पर जाकर बैठ गए और कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगे। तब वह बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे और उनके पैर में ज़्यादा चोट लग गई थी। उनकी बहू उस चोट को देखकर भी अनदेखा करके
अपने काम में लगी रही और उनका बेटा चिल्लाकर बोला, क्या संभाल कर काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई काम ठीक से करना नहीं आता, जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हैं और हमारा काम भी बढ़ा देते हैं। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? पूरे दिन इधर उधर घूमते रहते हो। उससे इतना भी नहीं बन पाया कि अपने पिता का हाल चाल पूछे, मलहम पट्टी करे। एक दिन जब मनोहर जी का चश्मा टूट गया तो अपने बेटे से कहने लगे, बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, ठीक करा देना, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही बहू जोरों से बीच में ही चिल्ला पड़ी, बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्च बढ़ाते रहना और कोई काम धंधा तो करते नहीं। बच्चों की तरह हरकतें हो गई हैं आपकी। ना जाने ऐसा कितनी बार हुआ था जब मनोहर जी अपने बेटे और बहू से अपमानित हो चुके थे। अपने अतीत में जाते हुए मनोहर जी अपने विचारों में खोए हुए थे। तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र रमेश जी आते हुए दिखाई दिए। रमेश जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर मनोहर जी बोले, क्या बात है रमेश जी, आज तो बड़े ही खुश नजर आ रहे हो। अभी रमेश जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसका फ़ोन आया था कि आज वह मुझसे मिलने वाला है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों के बाद उसका चेहरा देखने को मिलेगा। रमेश जी की बात सुनकर मनोहर जी कुछ परेशान से हो गए और अपने मित्र को बोले, जिस बेटे ने तुम्हारी ये हालत कर दी, तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया, साल में तुमसे केवल कुछ देर के लिए मिलने आएगा, तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो। तभी रमेश जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूँ कि कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आ रहा है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मनोहर जी रमेश जी से नाराज़ होकर उनकी बात सुने बिना ही अपने कमरे में जाकर बैठ गए। सोचने लगे, यह किस्सा केवल मेरे साथ या किसी एक के साथ नहीं है। वृद्ध आश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है और सभी की ज़िंदगी में वृद्धाश्रम रहने के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है। बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से कोई वृद्धाश्रम नहीं आता, जब तक कि कोई व्यक्ति अंदर तक भर नहीं जाता, जब तक यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भुलाकर अपनी ज़िंदगी को कहाँ बिताने को मजबूर हैं। कुछ लोग समय के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं, अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोते पोती को हमेशा याद करके आँखों से आंसू बहाते रहते हैं, बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। मन में अपने घर के लिए लगाव भी है, लेकिन इस घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए घाव भी हैं। मनोहर जी को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते हैं। एक दिन जब वे अपने विचारों को कविता में व्यक्त कर रहे थे तो उस पर अपने हालात बयां करते करते उनकी आँखें आंसुओं से डबडबा गईं। इस समय वृद्ध आश्रम का संचालक उनके पास आया। उन्हें आवाज़ लगाई, मनोहर जी। कविता को बंद कर और कागज़ को मोड़कर अपने जेब में रख लिया और
आंसुओं को पोंछते हुए बोले, जी बोलिए मनोहर जी, आपके बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं और साथ में आपका पोता भी है। यह सुनकर मनोहर जी हैरान हो गए और साथ में उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। सोचने लगे कि आज मेरे बेटे बहू को मेरी याद कैसे आ गई। जब ऑफिस में गए तो उनके सामने उनका 5 वर्ष का पोता जय उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा और टांगों से चिपक गया। मनोहर जी की आंखों से आंसू झलक पड़े। अब तक मन मारकर आश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमज़ोर पड़ने लगा। परंतु फिर अचानक से उनके दिमाग में विचार आया कि यह वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुश हूँ मैं, बड़े आराम से दिन काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ पर मेरे साथ कोई हंसने बोलने वाला तो है, वह पिताजी। दरअसल बात यह है कि आज जय का जन्मदिन है और घर पर हमने पार्टी रखी है। इसके जन्मदिन पर उपस्थित रहें। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी मनोहर जी बोले, देखो मैं वह घर छोड़ चुका हूँ, अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। तभी उनका बेटा बोला, पिताजी अभी आप घर चलिए, वहाँ आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे। सब लोग आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तभी मनोहर जी बोले, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाया नहीं, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम मुझे बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे, सब लोग आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तभी मनोहर जी बोले, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाया नहीं, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम मुझे बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो, ज़रूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीनों से मैं यहाँ वृद्ध आश्रम में हूँ, एक बार भी खबर लेने नहीं आए कि मैं जी भी रहा हूँ या मर गया। इतना तो तूने फ़ोन करके भी हमारा हाल चाल पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। तुम लोगों ने इतने वक्त तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्धाश्रम क्यों चले गए, तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गए हो। नहीं, अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए मनोहर जी अपने कमरे की तरफ जाने लगे। तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें अपने घर ले जा सकेंगे और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसलिए दोनों रोनी सूरत लेकर मनोहर जी के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, पिताजी माफ़ कर दो, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का मन नहीं कर रहा? इतनी बात सुनकर मनोहर जी का दिल पिघलने लगा। तभी जय बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर मनोहर जी खुद को रोक नहीं पा रहे थे, परंतु बेटा और बहू की कलह की वजह से वह घर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जय ने कहा, तो
वह घर जाने के लिए तैयार हो गए। फिर बोले, मेरी एक शर्त है, मैं घर चलूँगा और जैसे ही जय का जन्मदिन हो जाए मुझे वापस वृद्धाश्रम लौटना पड़ेगा और तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। जय का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार बहुत ही अच्छे से मिलते जुलते हैं। मनोहर जी के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दिनों बाद मिले, परंतु मनोहर जी ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। नमस्ते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया, परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। अभी सोच रहे थे कि कल अपने बेटा बहू को जो मैं सरप्राइज देने वाला हूँ उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी ख़त्म हुई तो वो रात हो चुकी थी। उस समय मनोहर जी घर पर ही रुक गए। जब अपने कमरे में सोने के लिए गए तो अपनी पत्नी राधा की यादों में खो गए। आप भी ना, 2 रोटियों से क्या पेट भरता है, एक रोटी तो और ले लीजिए। अभी गरम गरम सेक रही हूँ, एक रोटी मेरे कहने पर खा लीजिए। आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है। अरे नहीं राधा, मेरा पेट भर चुका है और कितना खिलाओगी। अपनी पत्नी को याद करते करते मनोहर जी रोने लगे थे कि एक राधा थी जो मुझे एक गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी, और एक उसकी बहू है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। छोटे से छोटा काम भी मुझ पर डाल देती थी। सब्जी लाने से लेकर घर की साफ सफाई का सारा काम मुझसे करवाती थी। मुझे वह काम करने में भी हर्ज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी ज़िंदगी किस काम की। अपनी पत्नी की यादों में पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वह बाहर आई तो बहू रजनी बोली, चलिए पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। ऐसा कहते हुए रजनी के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यहीं रुकने का मन ना बना लें, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देना उचित होगा। मनोहर जी उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटे बहू की मनसा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गए। जैसे ही वृद्धाश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगे, वे देखते हैं कि उनकी बहू रजनी के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मन ही मन सोचने लगे, चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज़ दूंगा उसके बाद से तुम वृद्धाश्रम का नाम भी लेना भूल जाओगे। मनोहर जी ऐसा सोचकर कार में बैठ जाते हैं। एक पल को घर को निहारते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, यहाँ रुककर क्या करूँगा। अपना वृद्धाश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ, अपने मनपसंद काम करता हूँ, किसी की चिक चिक नहीं होती। जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कार रुकी तो बेटे बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। मनोहर जी अभी कार से निकले और अंदर जाने लगे। जाते जाते रुक गए और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाई। ये दोनों कार में बैठने ही लगे थे, तभी मनोहर जी की आवाज़ सुनकर रुक गए। मनोहर जी फिर कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। उनके बेटा बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े।
वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंचकर मनोहर जी एक व्यक्ति से कुसुम जी को बुलाने के लिए कहते हैं। कुसुम जी जैसे ही बाहर आई वैसे ही मनोहर जी का बेटा उन्हें देखकर दंग रह जाता है और बहू रजनी को तो जैसे मानो काटो तो खून ही नहीं, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। दौड़कर कुसुम जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब आए और आपने मुझे बताया भी नहीं? परंतु उसकी बातों का कुसुम जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रजनी बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई और भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने ही नहीं बताया कि तुम वृद्धाश्रम में हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही, माँ कहाँ है, एक बार तो मेरी बात करवा दो। भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाई और मैं भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर कुसुम जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 1 महीना पहले ही वह दोनों वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए। लेकिन माँ आप मुझे फ़ोन करके भी तो बता सकती थी, मैं तुरंत यहाँ पहुँच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? यह कहते हुए रजनी अपनी माँ से लिपट गई। मैं तुम्हें फ़ोन करके कैसे बता सकती थी? जिस दिन मैंने वृद्धाश्रम में आई मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहाँ देखा। इसका मतलब तो यही हुआ तुम्हारी भाभी और तुम में कोई फ़र्क नहीं। फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत को कैसे बताती? इतना कहते हुए कुसुम जी ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाला है। तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी हैं। अब तो मुझे स्वयं को भी तुम्हारी माँ कहने पर शर्म आती है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर रजनी का सिर शर्म से झुक गया। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने सास ससुर के साथ कर रही हूँ वह मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। तभी कुसुम जी बोली, बेटा वैसे तो तुम्हारी गलती माफ़ करने के लायक नहीं है, फिर भी अगर माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं अपने ससुर जी से मांगो। अपनी करतूत पर शर्मिंदा हुई रजनी अपने ससुर जी की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। तभी शुभम ने भी माफ़ी मांगते हुए कहा, आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तो मनोहर जी कुसुम जी दोनों ने ही घर जाने को मना कर दिया और कहा कि अब हमें बेटे और बहू और बेटी के पास नहीं रहना है, हम वृद्धाश्रम में रहकर ही सुखी हैं। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परंतु मनोहर जी और कुसुम जी का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं, अब हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए दुखों को झेल सकें। ना कहकर मनोहर जी और कुसुम जी अपने अपने कमरे में चले गए। रजनी और शुभम दुखी मन से वापस अपने घर आ गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके पिताजी के कमरे में बिस्तर के ऊपर एक कागज़ रखा था जो शायद उनकी जेब में से निकलकर गिर गया था। जब शुभम ने उस कागज़ को खोलकर देखा तो उसमें एक
उनके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी। क्या किसी ने देखा है मौत से पहले भी मौत आती है? मैंने देखा है आज मौत से पहले मौत आती है। जब जिंदगी अपनी आखिरी पड़ाव पर आ जाती है, शरीर भी काम नहीं करता कि बार बार सांस आती जाती है। हाँ, मैंने देखा है मौत से पहले भी मौत आती है। अपने पिता द्वारा लिखे इन शब्दों को देखकर शुभम के दिल पर न जाने कितने तीर एक साथ चुभने जैसा एहसास हुआ। और उधर रजनी अपनी माँ की उस हालत को देखकर उस सदमे से उबर नहीं पाई थी। परंतु आज उन दोनों के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किसी ने सही कहा है, संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से, और माता पिता वृद्धाश्रम में है संतान की वजह से।